हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं दिलीप आप सभी का बेसिक जीके 99 में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं हमारा गौरव इतिहास क्लास 6 से चैप्टर 2 आरंभिक समाज टॉपिक लेकर आया हूं। तो वीडियो का पूरा देखिएगा, क्योंकि इस पार्ट में बहुत सारी आपको जानकारी मिलने वाली है और आपको लगे कि आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल बेसिक जीके 99 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप इस तरह का वीडियो हमेशा देखते रहें, आपको जानकारी अच्छी से मिलता रहे। आरंभिक समाज अध्याय 2। तो छात्रों, इस पाठ को हम लोग एक कहानी की भांति समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए इसे एक कहानी की तरह पढ़ते हैं। सोनाक्षी एक बच्ची है जो अपने दादा से मेले में जब घूमने गई थी उस समय प्रश्न करती है। क्या प्रश्न करती है, देखिए। चलिए इसको पढ़ते हैं। सोनाक्षी अपने दादा के साथ मेले में घूम रही थी। मेले में भीड़ अधिक थी। झूले में जब सोनाक्षी ऊंचाई पर पहुंची तो उसे बड़ी संख्या में आसपास मकान नजर आए। वह सोचने लगी कि क्या लोग हमेशा से ऐसे ही रहते थे। झूले से नीचे आकर उसने दादा से पूछा, क्या लोग हमेशा इसी तरह एक साथ रहते थे? तब दादा ने उसे जवाब दिया सोनाक्षी को। तो जवाब किस तरह से दिया उसको देखते हैं। प्राचीन काल में जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया होगा, उसके दादाजी जवाब दे रहे हैं कि प्राचीन काल में जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया होगा तो उस समय उसका अपना कोई समाज नहीं था। वे अपने भोजन की खोज में इधर उधर भटकते रहते थे। लोग खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, कंदमूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती है, इसलिए हर मौसम में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब कर पाना आसान नहीं था। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन से फल खाने योग्य हैं और कौन से खाने योग्य नहीं हैं, क्योंकि कुछ फल विषैले भी होते हैं। ऐसे कई जानवर हैं जो हमेशा ज़्यादा तेज भागते हैं तथा हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार और चिड़िया या मछलियां पकड़ने के लिए बड़े सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता था। इस तरह से उसके दादाजी सोनाक्षी को बता रहे हैं। आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। देखिए, आखेटक जो शिकार करते हैं उसे आखेटक कहा जाता है, और जो खाद्य सामग्री होता है उसको जुटाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पलायन करते हैं, उसे खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आखेटक या शिकारी समुदाय के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे अनेक कारण थे। आखेटक जो शिकार करते थे उसे आखेटक कहा जाता था, और उनके एक जगह से दूसरे जगह घूमने का अनेक कारण थे। पहला कारण यह था कि एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहने पर वे आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। दूसरा कारण
जानवर भी अपने भोजन के लिए जगह बदलते थे। तीसरा, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मौसम में पेड़ों और पौधों में फल फूल होते थे। देखिए, चौथा कारण यह था, पानी की आवश्यकता के कारण वे घूमते रहते थे। पानी जैसे कहीं पर रहते थे तो जल के स्रोत होते थे, वो सूख जाते थे, तो उसी जल की खोज में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी कि आखेटक या खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं और वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते थे। तो इतना समझ में आ गया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आदि मानव का निवास स्थान, वो रहते कहाँ थे। आदि मानव के रहने का स्थान गुफाओं, कंदराओं तथा नदियों और झीलों के किनारे मिलते हैं। आदि मानव थे, वे गुफाओं, कंदराओं, नदियों तथा झीलों के किनारे मिले रहते थे। मानव धूप, वर्षा और ठंडक तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं और कंदराओं में रहते थे। नदियों और झीलों से उन्हें पीने का पानी मिल जाता था। जिन स्थानों पर मानव रहते थे उन स्थानों पर अनेक प्रकार के औजारों के अवशेष मिले हैं। उसे हम उद्योग स्थल एवं आवासीय स्थल कहते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि उद्योग स्थल एवं आवासीय स्थल किसे कहते हैं, तो आप जवाब दीजिएगा कि जिन स्थानों पर मानव रहते थे, आदि मानव रहते थे, उन स्थानों पर अनेक प्रकार के औजार के अवशेष मिले हैं, उसे हम उद्योग स्थल एवं आवासीय स्थल कहते हैं। ऐसा इसलिए कि लोग अपने आवास के पास ही औजारों को बनाने का काम करते थे। देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। उस चित्र में दिखाया गया है कि किस तरह से औजार बनाने का कोशिश किया जा रहा है। पाषाणकालीन औजार के निर्माण। तो देखते हैं कि पाषाणकालीन औजार का निर्माण किस तरह से किया जाता था। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि औजार कैसे बनते हैं? आज के औजार कौन बनाता है? आओ पता करें कि पाषाणकालीन औजार कैसे बनाए जाते हैं। उस काल में औजार दो तरीके से बनाए जाते थे। पाषाण काल में औजार दो तरीके से बनाए जाते थे। पहली विधि देखते हैं, पत्थरों को पत्थरों से टकराकर। पहला विधि जो है वो पत्थरों को पत्थरों से टकराकर बनाया जाता था। यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था, उस पत्थर को एक हाथ लेकर किसी दूसरे पत्थर से आज के हथौड़े जैसा वार किया जाता था। आज के इस वर्तमान युग में जिस तरह हथौड़ी से वार करके कोई सामग्री या कोई भी औजार बनाया जाता है, ठीक उसी तरह एक पत्थर को लेकर दूसरे पत्थर को उसके ऊपर वार किया जाता था, जिससे धीरे धीरे पहला पत्थर एक निश्चित औजार का रूप ले लेता था। दूसरा विधि देखते हैं। दूसरी विधि को दबाव विधि या वल्य विधि कहते हैं। इसमें पत्थर को एक निश्चित जगह पर रखकर, पत्थरों के औजारों या हड्डियों के निश्चित आकार को रखकर बड़े पत्थरों से दबाकर या दबाव देकर तोड़ दिया जाता था, तो दूसरा पत्थर भी औजार का रूप ले लेता था। तो ये दूसरा विधि भी आपको समझ में आ गया होगा। इस दो विधि से पाषाण काल में औजार बनाए जाते थे। वस्त्रों का निर्माण। उस समय वस्त्रों का निर्माण किस तरह से किया जाता था, तो जानेंगे कि वस्त्रों का निर्माण कैसे किया जाता था। पाषाणकालीन मानव जानवरों पाषाणकालीन मानव जानवरों के मांस का उपयोग
अपनी भूख मिटाने के लिए करते थे। जब ठंड के मौसम में उन्हें ठंड का अनुभव होता होगा तो जानवरों के खाल तथा पेड़ के पत्तियों को वह ठंड से बचने के लिए उपयोग करते होंगे। उनका यह वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाने वाला खाल या चमड़ी अस्थायी नहीं रहता होगा। ठंड का मौसम समाप्त होते ही वे उन वस्त्रों को फेंक देते होंगे क्योंकि चमड़े से दुर्गंध आती होगी। तो समझ में आया होगा आप लोग को कि वस्त्र का निर्माण किस तरह से करते थे। वे अपने भूख मिटाने के लिए जानवरों को मारते थे और उसका मांस को खा जाते थे और खाल को या पेड़ के पत्तियों को अपने वस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे। देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है जड़ों को खोदने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला औजार किस तरह से किया जाता था। जड़ को पेड़ को काटने के लिए या जड़ को खोदा जाता था। और चमड़े के वस्त्रों को सिलने का औजार देखिए यहाँ कैसे दिखाया गया है। उसी औजार से चमड़े के जो वस्त्र बनाए जाते थे उसे सिलते थे। चलिए यहाँ और एक जानने योग्य बातें दिया गया है, उसको भी जान लेते हैं। पूरा स्थल किसे कहते हैं? पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिल। चलिए देखते हैं यहाँ पर जानने योग्य बातें दिया गया है। पूरा स्थल किसे कहते हैं? तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ये वस्तुएं जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र या नदी के तल में भी पाई जाती है, उसे पूरा स्थल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं आदि मानव के बारे में जानकारी के स्रोत। आदि मानव के बारे में किस तरह से जानकारी मिली, वो साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, कैसे मिले हैं, उसके बारे में जानेंगे। पुरातत्वविदों को जो जमीन की खुदाई करते हैं, सही सलामत निकालते हैं, उसे पुरातत्वविद कहते हैं। जमीन और झीलों के ऊपरी भाग में पाषाणकालीन कुछ पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिससे आदि मानव के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये चित्र संख्या देखिए 2.5, 2.6, 2.7 में पाषाणकालीन औजारों को दिखाया गया है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं, ये यहाँ पर चित्र दिया गया है किस तरह से। देखिए प्राचीन पत्थर के प्राचीनतम औजार हैं, कई हजार साल बाद बनाए गए औजार इस तरह से हैं, और बाद में बनाए गए पत्थर के औजार, ये 3 तरह के औजार बनाए गए हैं। तो चलिए ये अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। भारत के विभिन्न स्थानों में पूरा पाषाणकालीन औजार मिले हैं। उड़ीसा मयूरभंज में ये पाषाणकालीन औजार मिले हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में भी मिला है। राजस्थान में दिदवाना और गुजरात में हिरान घाटी में भी पूरा पाषाणकालीन औजार मिला है। चलिए अब झारखंड में भी कुछ अवशेष मिले हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। छोटानागपुर के विभिन्न स्थलों में प्राप्त प्राग ऐतिहासिक उपकरण स्थान और युग दिया गया है। पत्थर के कुल्हाड़ी और भाले, ये झरिया के कोयला खानों में पूरा पाषाण युग में मिला है। चाकूनुमा धारदार पत्थर भी मिला है। चाईबासा चक्रधरपुर निकट संजय नदी घाटी पर मिला है, ये नवपाषाण युग में मिला है। सुंदर कुल्हाड़ी, ये बूढ़ाढी तमाड़ में नवपाषाण युग में मिला है। और तांबे की कुल्हाड़ियाँ भी मिला है, ये बसिया गुमला में ताम्र युग में। तो इसे भी याद रखिएगा बच्चों। ये चित्र में दिखाया गया है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। यह एक आवासीय पुरा स्थल है। इस प्रकार की
प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन तथा गुजरात के पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है। अब जानते हैं आग की खोज। मानव सबसे पहले आग की खोज कैसे किया था या किस तरह से हुआ होगा उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। मानव जब पत्थरों के औजार बनाते थे उस समय आपस में दो पत्थरों को टकराने पर चिंगारियां निकलती होगी और इन चिंगारियों के द्वारा सूखी पत्तियों और घास के जलने लगी होगी। घास और सूखी पत्तियों के जलने से ठंड के दिनों में उन्हें राहत महसूस हुई होगी। तभी से मानव आग के परिचित हुए। उसी समय से मानव आग से परिचित हुए और आग का प्रयोग अनेक कार्यों जैसे रोशनी के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जंगली जानवरों को भगाने के लिए किया जाता होगा। आज भी जहां घने जंगलों से हाथियों और जंगली सूअरों का झुंड निकलता है वहां लोग लंबी लकड़ियां या बांसों के एक छोर पर कपड़ा बांध देते हैं, उसमें किरासन तेल में छिड़क कर आग जला देते हैं। इस तरह जंगली जानवर आग को देखकर भाग जाते हैं। ऐसा हमें झारखंड के सारंडा, सिल्ली, तोपचाची और टुंडी आदि क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर किस तरह से आग जलाने का प्रयास किया जा रहा है एक आदि मानव के द्वारा, यहाँ चित्र में दिखाया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आग का आविष्कार किस तरह से हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ यहाँ पर बातें दिए गए उसको भी। प्राचीन काल में आग जलाने के लिए चकमक पत्थर का प्रयोग होता था। दो चकमक पत्थर को एक साथ टकराने से आग की चिंगारियां निकलती थी। उसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि प्राचीन काल में आग जलाने के लिए चकमक पत्थरों का प्रयोग होता होगा। चलिए देखते हैं अब जलवायु परिवर्तन के बारे में। आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व दुनिया की जलवायु में परिवर्तन के फलस्वरूप गर्मी बढ़ने लगी। धीरे धीरे घास वाले मैदान बनने लगे और घासों को खाकर जीने वाले जानवर जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय आदि की संख्या बढ़ने लगी। मानव भी इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। लोग इन जानवरों को अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने लगे होंगे। मौसम में परिवर्तन के अनुसार कुछ इलाकों में गेहूं, जौ और धान से अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे होंगे। उन अनाजों के स्वाद को चखकर मानव भोजन के लिए उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया होगा। धीरे धीरे मानव विकास की ओर अग्रसर होने लगे हों। नवपाषाण युग की शुरुआत लगभग 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसमें मानव पूर्ण रूप से अस्थायी और विकसित हो गया था। इसे नवपाषाण युग कहते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी आपको अगले अध्याय में मिलेगी। यहाँ पर जितनी जानकारी दी जा रही है वो अच्छी जानकारी दी जा रही है और इससे ज़्यादा जानकारी आपको अगले अध्याय में दी जाएगी। तो आप जितने भी JCERT का वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसको पूरा देखिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूटे ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पाषाण काल के विभिन्न चरण के बारे में भी देख लेते हैं। पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल ये 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक है। देखिए इस तरह का कोई भी किताब जो ऐसे ही किताब रहता है NCERT JCERT छोड़ के वैसा किताब में आपको मिलेगा नहीं। तो JCERT या NCERT पढ़ने का यही एक फ़ायदा है कि इसमें जो भी दिया जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से दिया जाता है।
तो आप सबसे पहले ये किताब को पढ़ें, उसके बाद उसको पढ़िएगा तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मध्य पाषाण काल 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक ये मध्य पाषाण काल का युग था। और नव पाषाण काल ये 10,000 साल से 4,000 साल तक का समय, ये नव पाषाण काल। तो अब चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर भी कुछ बातें दिया गया है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। देखिए इस जगह कंफ्यूज करने वाली बातें हैं। आग का आविष्कार हुआ कब था? आग का आविष्कार, आपका ज्ञान तो पूरा पाषाण काल में ही था, लेकिन इसका जो प्रयोग हुआ वो नव पाषाण काल में। ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में आपको प्रयोग पूछा जाए तो नव पाषाण काल लिखिएगा, और आविष्कार की बात करें तो पूरा पाषाण काल इसका सही होगा। पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पहिए का आविष्कार, देखिए पहिए का आविष्कार के बारे में पूछा जाए तो ये नवपाषाण काल में हुआ था। और कृषि कार्य का भी शुरुआत नवपाषाण काल में भी हुई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। और आग का अगर इसमें उपयोग पूछा जाए तो नवपाषाण काल याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। शैल चित्रकारी। प्राचीन काल में लोग जिन गुफाओं और कंदराओं में रहते थे उन्हें सजाकर रखना सीख गए होंगे। उन्होंने अपने औजारों को परिष्कृत करके कलात्मक ढंग से प्रभावशाली फलक का निर्माण किया और पाषाण खंड पर आकृति को उकेर करके प्रथम कला का निर्माण किया, जिसे शैल चित्र कहते हैं। वे इन चित्रों को खाली समय में मेहनत से बनाकर खुशी का अनुभव करते थे। इन चित्रों का विषय मुख्यतः आखेट का शिकार, पशु पक्षी, पेड़ पौधे एवं ज्यामितीय आकृतियों के नमूने होते थे। ऐसे चित्रकारी हमें अजंता, एलोरा जो महाराष्ट्र में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश, बिहार के भागलपुर, राजगीर तथा झारखंड के हजारीबाग से प्राप्त हुए हैं। इस स्थान को जरूर याद रखिएगा बच्चों। देखिए किस तरह से ये चित्र दिया गया है। प्राचीन काल की एक गुफा में बनाया गया एक शैल चित्र है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे कुछ बातें दिया गया है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। बुलु इमाम के बारे में है। ये इनका जन्म 31 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। ये पर्यावरणविद होने के साथ साथ झारखंड में आदिवासियों की कला एवं धरोहर को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने हजारीबाग के इस्को ग्राम में पहले शैल चित्र की खोज की थी। कर्णपुरा घाटी में इन्होंने कई और शैल चित्र की खोज की है। कोहबार और सोहराय चित्रकला को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। ट्राइबल वोमेन आर्टिस्ट कोऑपरेटिव के द्वारा कोहबर व सोहराय चित्रकला का ऑस्ट्रेलिया, यूरोप व यूके में प्रदर्शनी लगाकर झारखंड की चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। उन्होंने झारखंड की जनजाति कला एवं संस्कृति पर कई फिल्मों का निर्माण किया। वह कई पुस्तकें भी लिखी। इसी योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2011 में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार भी मिला है। ये उत्कृष्ट कार्य के लिए उसे गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। झारखंड के हजारीबाग, गढ़वा, रांची, कोडरमा, गिरिडीह आदि कुछ जिलों में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो झारखंड के बारे में भी जान लेते हैं, जिसके खोजकर्ता निम्नलिखित व्यक्ति थे। हजारीबाग बुलु इमाम ने खोज की है। गढ़वा में डॉक्टर राकेश तिवारी, रांची डॉक्टर
बिंदुला जायसवाल, कोडरमा गिरिडीह में डॉक्टर A.K. प्रसाद के द्वारा किया गया है। शैल चित्र भवनाथपुर गढ़वा के बारे में भी जान लेते हैं। गढ़वा के शैल आश्रय भवनाथपुर प्रखंड के घने जंगल में कैमूर पर्वत पर अवस्थित है। कैमूर की पहाड़ियों चूने पत्थर की है, जो शैल आश्रयों के प्राकृतिक रूप में सर्वदा अनुकूल है। यहाँ चित्रों को गेरू मिश्रित घोल एवं कूची की सहायता से बनाया गया है। अधिकांश चित्रण प्राकृतिक शैली के हैं। पशु चित्रों का रेखांकन बड़ा ही स्वाभाविक है। इन पशु आकृति में हिरण, बारहसिंगे प्रमुख हैं। इन शैल चित्रों में चिन्ह एवं संकेत भी देखने को मिलते हैं। ये शैल चित्र भवनाथपुर गढ़वा के बारे में इतना जानकारी काफ़ी है। शैल चित्र हजारीबाग का इस्कोग्राम के बारे में भी जान लेते हैं। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड में अवस्थित इस्कोग्राम की पहाड़ी शैल चित्र की खोज बुलु इमाम ने की थी। याद रखिएगा, यहाँ 3 शैलाश्रय के अंदर शैल चित्र मिले थे। शैलाश्रय 1 प्रथम में देखिए, यह एक पहाड़ी के अंदर विद्यमान है। यह काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर एक नाला है जो सालों भर भरा रहता है। शैल चित्र 1 यह एक पहाड़ी के अंदर विद्यमान है। यह काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर एक नाला है जो सालों भर बहता है। इस नाले से मध्य पाषाणकालीन प्रस्तर औजार प्राप्त है, जिसे मध्य पाषाण काल में मानव के इस क्षेत्र में रहने की पुष्टि होती है। दीवारों पर पशुओं व वनस्पतियों के सुंदर शैल चित्र बने हुए हैं। शैलाश्रय 2 यह छोटे आकृति की प्राकृतिक गुफा है। यह कोहबार नाम से प्रसिद्ध है। शैलाश्रय 3 में देखिए, इस शैलाश्रय के अंदर 26.5 × 3 मीटर का चित्र मिला है। इसमें मानवों एवं पशुओं का अंकन प्रमुखता से किया गया है। मनुष्य के हाथ एवं पैर स्पष्ट रूप से अंकित है। कुछ स्थानों पर एक पुरुष अपने कंधों पर शिकार लिए हुए है। यह एक आखेट का दृश्य है। तो बच्चों, आज के इस पाठ में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।